Hi viewers, welcome to Workshop. Today we'll start a new series of class 10 syllabus ICT. This will be on biology. So today we'll start the first chapter, that is cell cycle, cell division and chromosome. Before I start, पहले की तरह मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप नए व्यूअर हैं चैनल में या फिर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी रिंग कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होता है तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और आप मेडिटेशन मत भूलिए। तो हम लोग भी शुरुआत करते हैं थोड़ा सा मेडिटेशन के बाद। ठीक है, तो उस मेडिटेशन के लिए आप लोग प्लीज एक पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जो लाइट आपके सारे बदन को इल्यूमिनेट कर रही है। वो लाइट आपको सारी एनर्जी दे रही है, सारी बॉडी को बहुत ताकत मिल रही है आपको, मन की और शारीरिक ताकत। आपके मन बुद्धि बहुत ज्यादा पहले से कॉन्सेंट्रेट कर पा रही है, बहुत ज्यादा याद रह रहा है आपको और उसको रेसिप्रोकेट भी बहुत अच्छी तरह कर पा रहे हैं उसके बिल्कुल से। इसके चलते आपको एप्रिसिएशन भी बढ़ रही है, अच्छी मार्क्स भी आ रही है, सबसे वाह मिल रही है। सारी मुश्किलें आसान हो रही है और इसके लिए आप उस परम शक्ति को बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो ब्लॉक है अपने पेपर्स में, अपने डिस्कशन में। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट के डिस्कशन के लिए हम लोग पहले आएंगे सेल क्या है। ये चैप्टर है सेल साइकिल के ऊपर, सेल डिवीजन के ऊपर और क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो सेल साइकिल समझने से पहले हमको समझना है सेल है क्या। सेल क्या है? सेल है एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। मतलब ईटा है। एक मकान अगर बनाया जाए उसमें जो ईटा रखा जाता है, पहला ईंट जो रखा जाता है तो वो है सेल। अगर बॉडी एक मकान है तो वो सेल उसका ईंट। ठीक है, all living organisms arise from a single pre-existing cell। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है। मतलब जो सेल पहले से मौजूद है, एक सिंगल प्री एग्जिस्टिंग सेल से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड रिप्रोड्यूस थ्रू सेल डिविजन। मतलब सेल डिविजन, सेल जो होता है कोश जिसको कहते हैं, उसको डिवाइड करते हैं तभी ऑर्गेनिज्म बढ़ता है और अपना रिप्रोडक्शन भी करता है। सेल साइकिल इसके बाद आता है कि सेल साइकिल अब है क्या। सेल के बारे में तो जाने, थोड़ा सा जाने, डिटेल्स जो भी आएंगे, लेकिन सेल साइकिल है क्या? ये एक एंटायर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो कि होता है इन अ सेल एज इट ग्रोज एंड डिवाइड्स। जब सेल बड़ा होता है और डिवाइड करना शुरू करता है, डिवाइड करता है
तो जो प्रोसेस, जो इवेंट्स उसमें आता है, उसको कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है। जैसे जब एक बच्चा जब बढ़ता है, एक बड़ा आदमी या औरत बनता है, तो उसके जीवन में बहुत सारा इवेंट्स आता है। तो वो जो सारा इवेंट्स आता है, वो एक आदमी या औरत के जीवन साइकिल में आता है। उसी तरह सेल भी जब बढ़ता है, सेल भी जब बढ़ता है और डिवाइड करना आरंभ करता है या फिर डिवाइड करता है, तो उसके अंदर जो इवेंट्स आते हैं, तो उसको सेल साइकिल। ठीक है। तो सेल इसका मतलब डिवाइड करता है। डिवाइड दो तरह से करता है, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस। ठीक है। माइटोसिस जहां पे एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड करता है, और मियोसिस जहां पे चार डॉटर सेल में डिवाइड करता है। तो क्यों, हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सेल पहले जब डिवाइड करना शुरू करता है ना, तो तीन स्टेजेस उसमें आती है, जिसको हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। तीन तीन इवेंट्स आती है। एक, जिसमें सेल में जो भी कंटेंट्स है, जो भी कुछ मौजूद है, वो डुप्लीकेट करता है, मतलब डबल हो जाता है, उसका तरह और एक बनता है, और एक सेट बनता है, तो डुप्लीकेशन। उसमें बढ़ाई होती है, मतलब बढ़ता है वो, ग्रोथ आता है, साइज में बड़ा होता है। देन डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर्स। दो डॉटर फॉर्म करता है, डॉटर सेल में फॉर्म करता है, तो इसको कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है। अब आते हैं सेल के पार्ट्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करने। ठीक है। हम लोग जानते हैं सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम्स, पेरियोक्सोम्स, पेरियोक्सिसोम्स, सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, ब्रैक्यूल्स, ग्रैन्यूल्स। जनरलाइज्ड सेल में सारे होते हैं। डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये हम लोग बचपन से भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक रिविजन दे देते हैं चार्ट के फॉर्म में। ठीक है। सेल वॉल कैसा होता है, ये नॉन लिविंग है, सेमी रिजिड है, परमिएबल मेम्ब्रेन है, कंपोज्ड ऑफ पॉली कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, जिसको हम लोग सेल्यूलोज बोलते हैं। कहाँ में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेंथ देता है, रिजिडिटी देता है सेल को। टफ होता है ना, तो उसको स्ट्रेंथ भी देता है, रिजिडिटी देता है सेल को। और फ्री पैसेज देता है, अलाउज फ्री पैसेज टू सब्सटेंसेस। मतलब कोई भी सब्सटेंस उसको ब्लॉक नहीं करता, वो कोई भी सब्सटेंस आ भी सकता है सेल के अंदर, बाहर भी जा सकता है, ऐसे। ठीक है। सेल वॉल के आर पार हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये लिविंग है। जैसे सेल वॉल में नॉन लिविंग था, ये लिविंग है। ये डिफरेंशिएबली परमिएबल है, मतलब किसी किसी चीज को वो अंदर आने देता है, किसी किसी चीज को नहीं आने देता है। लेकिन सेल वॉल में क्या था, परमिएबल था, कुछ भी आ जा सकता था, इस पर उस पर हो जाता था। ये दो लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, कंपोज्ड ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन, फैट और प्रोटीन से बनता है। प्लांट और एनिमल सेल जैसे होता है। इसके ये रेगुलेट करता है एंट्री और एग्जिट ऑफ द सेल सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक लिविंग है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिविंग कंपोनेंट है, जिसका नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन बोला जाता है इसको। ये एक ट्यूबुलर मेम्ब्रेन होता है, जिसका एक नेटवर्क होता है, मतलब ऐसे जॉइंट जॉइंट जैसा होता है, मतलब ट्यूब जैसा एक होता है। ठीक है। तो कनेक्टेड एट वन एंड टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ एक एंड जुड़ा रहता है, और एक रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। सेल का जो पिक्चर है, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, जहाँ पे न्यूक्लियस एकदम बीच में होता है और सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ होता है। तो न्यूक्लियस
और सेल मेम्ब्रेन को जोड़ देता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक ट्यूब के माध्यम से, एक नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है। मे बी ये स्मूथ भी रह सकता है, रफ भी रह सकता है, क्योंकि अगर उसमें राइबोसोम्स लग गया तो वो रफ हो जाएगा, नहीं तो वो स्मूथ रहता है। ये दोनों सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में ये नहीं रहता और सम एम्ब्रायनिक सेल में नहीं रहता है। एम्ब्रायनिक मतलब बच्चों के जो सेल्स होता है ना, बच्चा जब होता है, फीटस जब होता है, तो उसमें एम्ब्रायो फॉर्म में जो रहता है तब उस सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहता है। ये क्या करता है, ये इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोवाइड अ पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। ये न्यूक्लियर मटेरियल को जाने में एक पाथवे देता है, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन की तरफ जा सकता है, और कुछ भी हो सेल मेम्ब्रेन से, मतलब सेल के बाहर से कुछ भी न्यूक्लियस में नेविगेट जा सकता है इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से। प्रोवाइड्स सपोर्टिंग स्केलेटन फ्रेमवर्क टू द सेल। ये सेल का एक स्केलेटन भी देता है, सपोर्ट देता है। जैसे हड्डी हम लोग का बॉडी का स्केलेटन है ना, हड्डियां, तो उसी तरह ये एक सेल का स्केलेटन भी कहा जाता है, सपोर्टिंग स्केलेटन की तरह सपोर्ट देता है। राइबोसोम्स ये लिविंग कंपोनेंट है, सिंगल वॉल्ड dense spherical bodies composed mainly of RNA। तो ये एक लिविंग कंपोनेंट है, ये सिंगल वॉल्ड होता है, मतलब इसमें एक ही लेयर का होता है, जिसमें जो कि स्फेरिकल बॉडी होता है, गोलाकार जैसा होता है, जिसमें डेंस रहता है, और मेनली ये आरएनए से बिल्डअप होता है। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, occurs freely in the matrix और remain attached to the endoplasmic reticulum। ये फ्रीली मैट्रिक्स में भी पाया जाता है, मतलब सेल का जो सेंट्रल आई मीन साइटोप्लाज्म है उसमें भी ऐसे बिखरा हुआ पड़ा रह सकता है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच भी रह सकता है। साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस इसमें होता है, तो ये यहाँ पे ये साइट है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको वो लिविंग कंपोनेंट है, वेरियस शेप्स में रहता है, लेकिन ये डबल वॉल्ड होता है। इनर वॉल क्या होता है, ऊपर का वॉल सीधा ही रहता है, लेकिन इनर वॉल क्या होता है, फोल्ड रहता है, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उंगली की तरह ये फोल्डेड होता है, तो इसमें इसको कहते हैं क्रिस्टेट। इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए अर्थात डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाया जाता है, लेकिन आरबीसी और बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। और ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये रिलीज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और सिंथेसाइज रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। एंजाइम्स जो रेस्पिरेशन में काम आता है वैसा ये सिंथेसाइज, ठीक है। इसको पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि ये करता है ना, वो एटीपी जनरेट करता है, ठीक है। फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स आता है, ये भी लिविंग कंपोनेंट है, जिसमें ट्यूब्यूल्स रहता है, ट्यूब का, और माइन्यूट और सूक्ष्मतम उसका क्या बोलते हैं उसको, और पतला हो जाता है, तो ट्यूब्यूल्स रहता है, वेसिकल्स रहता है, वैक्यूल्स रहता है, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, और ये एब्सेंट रहता है आरबीसी और स्पर्म्स में, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। फिर एब्सेंट चारों चीज में नहीं रहता है, एक आरबीसी में रहता है, नहीं रहता है, स्पर्म्स में नहीं रहता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। ये क्या करते हैं, ये हॉर्मोन्स और एंजाइम सिक्रीशन करता है। हमने सुने हैं ना कि हॉर्मोन्स बॉडी के लिए चाहिए, एंजाइम्स बॉडी के लिए चाहिए, तो ये सब सिक्रीशन कहाँ पे होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है, सेल टू सेल, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम्स आता है, ये क्या है, ये लिविंग सैक लाइक वेसिकल्स विद
प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स, ये भी लिविंग कंपोनेंट है। सैक की तरह, मतलब एक बोरे की तरह इसका वेसिकल्स होता है, इसका वैक्यूल टाइप का एक बोरे की तरह जगह होता है जिसमें प्रोटीनस मैट्रिक्स होता है। ये मेनली पाया जाता है एनिमल सेल्स में और कुछ कुछ प्लांट सेल्स में पाया जाता है। ये क्या सिंथेसाइज करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम सिंथेसिस करता है, जिसको जो एनर्जी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग सेल स्टार्वेशन। जब खाना नहीं मिलता है सेल्स को, तब ये उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। खाना अगर नहीं मिले तो एनर्जी कहाँ से आएगा? तो वो एनर्जी कौन देता है? ये लाइसोसोम्स देता है, एसोसिएटेड विद एजिंग। ये जब आ, क्या होता है, जब सेल बूढ़ा हो जाता है ना, तो उस टाइम पे ये ताकत देता है। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिंथेसाइज करता है। पेरोक्सिसोम्स, ये भी एक लिविंग कंपोनेंट है। ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक है। जो सैक होता है, जो बोरा होता है, बोरे तरह के, बोरा की तरह एक वैक्यूल जैसा होता है, जिसको मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, ये किडनी और लिवर सेल्स में पाया जाता है। ये टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने में मदद करता है। ठीक है, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स भी लिविंग कंपोनेंट है। Microtubular structures found in small clear area of the cytoplasm called centrosome. तो सेंट्रियोल्स क्या होता है? माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। माइक्रो फॉर्म में होता है, बहुत छोटा फॉर्म में होता है, और ट्यूबुलर, ट्यूब के तरह स्ट्रक्चर में होता है। ये एक साइटोप्लाज्म में एक क्लियर एरिया होता है, हाँ, जहाँ पे ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इसको सेंट्रोसोम कहा जाता है। जो क्लियर एरिया होता है साइटोप्लाज्म में, उसको सेंट्रोसोम कहा जाता है, जिसमें ये सेंट्रियोल्स रहता है। ठीक है, ये एनिमल सेल में ही पाया जाता है और लाइज जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर ये रहता है। ये सेल डिविजन स्टार्ट करने में मदद करता है। स्टार्टिंग जब होता है तो तब ये सेंट्रियोल्स काम में आता है। प्लास्टिड्स, ये भी लिविंग कंपोनेंट है। डबल वॉल स्ट्रक्चर है विद अ प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स। इसका मैट्रिक्स प्रोटीन से भरा हुआ रहता है, जिसको ये कंटेन करता है डीएनए। ये प्लांट सेल में ही रहता है। ये तीन तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस जहाँ पे होता है, इट्स अ साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट ये कलर देता है फ्लावर्स और फ्रूट्स को। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होता है ना फ्लावर्स और फ्रूट्स में, तो कहाँ से आता है? ये क्रोमोप्लास्ट से आता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन। जो भी सेल्स में, सेल्स के अंदर स्टार्च या लिपिड या प्रोटीन प्लांट सेल में जब स्टोर होता है, तो कहाँ पे स्टोर होता है? ये ल्यूकोप्लास्ट होता है। इसके बाद आता है न्यूक्लियस। ये भी एक लिविंग कंपोनेंट है, जो कि डेंस बॉडी होता है। सेल के अंदर एक डेंस बॉडी, बहुत गाढ़ा बॉडी रहता है, और उसके अंदर भी एक डेंस बॉडी रहता है, जो कि न्यूक्लियोलाई कहा जाता है। And a network of thread-like structures called chromatin, which contains the DNA. तो एक उसके अंदर एक तो न्यूक्लियोलाई है न्यूक्लियस के अंदर, और कुछ जैसे नूडल्स की तरह ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क, जिसको, उसमें क्या होता है? डीएनए रहता है। और प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन मच्योर जो आरबीसी होता है, मेमेलियन आरबीसी, उसमें ये एब्सेंट रहता है। और सीव ट्यूब्स इन द फ्लोएम टिश्यूज ऑफ द वैस्कुलर प्लांट, फ्लोएम टिश्यू जो होता है ना, फ्लोएम टिश्यू के सीव ट्यूब में ये नहीं पाया जाता। वैस्कुलर प्लांट्स में ये फ्लोएम के जो सीव ट्यूब्स होता है उसमें नहीं पाया जाता है, और मेच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी में नहीं पाया जाता है। क्या फंक्शन है इसका? ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, क्रोमोसोम्स को बियर करता है, जिसमें हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स।
क्रोमोसोम्स आर बियरर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जो क्रोमैटिक नेटवर्क है वो ही जब सेल डिवीजन होता है, थिक हो जाता है, उसको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और उसमें क्या रहता है, डीएनए रहता है, मतलब वो बियरर्स ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, जिसमें जीन्स रहता है। और न्यूक्लियोलस जो रहता है वो क्या करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है वैक्यूल। ये नॉन लिविंग पार्ट होता है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है और एक मेम्ब्रेन की घेराव में रहता है, जिसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है। जनरली ये प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में बहुत कम पाया जाता है, अगर पाया भी जाए वो टेम्पररी होता है। ये क्या करते हैं, ये एक्सेस वाटर, मिनरल्स, फूड सब्सटेंस, पिगमेंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। और जो प्लांट सेल को होता है ना, उसको टर्जिडिटी देता है। जनरली टर्जिडिटी देने के लिए वो फंक्शन करता है, वो सेल को, मतलब वो एकदम टाइट रखता है सेल को। ग्रैन्यूल्स, ये भी एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है। ये कोई मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहता है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ये साइटोप्लाज्म में इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, ऐसे ही झूला हुआ रहता है। और स्टोर, उसमें फैट स्टोर होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका सेल साइकिल। तो सेल साइकिल हम लोग दो स्टेज या पीरियड में इसको डिवाइड करते हैं, आई फेज और एम फेज। आई फेज को कहा जाता है इंटरफेज और लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग ग्रोइंग फेज। इसको, जिसमें डिवाइड नहीं होता है लेकिन ग्रोथ होता है। और एक दो सेल डिवीजन के अंदर जो फेज रहता है, जिसमें सेल को ग्रोथ की आवश्यकता होती है, जहां पे वो ग्रो करता है, वो मेच्योरिटी, वो नया जो सेल फॉर्म होता है, उसके बाद उसको मेच्योरिटी तक ले जाने के लिए जो फेज होता है वो होता है इंटरफेज और आई फेज। ठीक है। और एम फेज होता है जिसमें शॉर्ट डिवाइडिंग फेज कहा जाता है, जिसमें डिविजन चलता है सेल का। ठीक है। तो इंटरफेज को हम लोग इंटरमाइटोसिस भी कहते हैं। as cell or nucleus becomes capable of cell division again, इसमें इंटरमाइटोसिस, मतलब माइटोसिस, दो माइटोसिस के अंदर जो फेज होता है उसको हम लोग इंटरमाइटोसिस कहते हैं, जिसमें सेल और न्यूक्लियस दूसरा सेल डिविजन के लिए अपने आप को तैयार करता है। ठीक है। इसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, रेस्टिंग स्टेज भी कहा जाता है। देयर इज नो अपरेंट एक्टिविटी टू सेल डिविजन। यहाँ पे कोई भी अपरेंट एक्टिविटी नहीं होता है सेल डिविजन के अंतर्गत। ठीक है। ऑल्सो इसको एनर्जी फेज भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें तीन फेजेस होता है, G1 फेज जो कि ग्रोथ फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज, एस फेज जो कि सिंथेसिस फेज होता है, और G2 फेज जो कि सेकेंड ग्रोथ फेज होता है। इसके बाद आता है एम्फेसिस फेज, एम फेज में इसमें 5 स्टेजेस होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। तो ये जो 4 फेज है, पहला 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यहाँ पे सेल डिविजन होता है। न्यूक्लियस डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, लेकिन लास्ट में साइटोकाइनेसिस में पूरा पूरा ये सेल दो डॉटर सेल्स में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है। तो ये आता है हमारा डायग्राम। इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो पूरा डायग्राम आ जाएगा, दिखाई दे रहा है। ये होता है पूरा एम फेज और इंटरफेज का डायग्राम, जनरलाइज्ड यूकैरियोटिक सेल साइकिल, जहाँ पे न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियर मटेरियल बिखरा हुआ साइटोप्लाज्म में नहीं रहता है, लेकिन सेल के न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ऐसा कोई सेल के जैसे डिविजन हो रहा है। ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रॉड तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। ये होता है एम फेज, ये छोटा सा फेज, शॉर्ट फेज होता है, मेनली होता है इंटरफेज जो कि इतना बड़ा G1, S और G2 फेज होता है। तो इसमें क्या होता है, पहले हम लोग G1 फेज में आते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है।
इंटरफेस बिगिंस इन द डॉटर सेल। जो डॉटर सेल पहले एक सेल डिविजन हुआ, इसमें 2 डॉटर सेल फॉर्म हुआ। इस डॉटर सेल अब ये बड़ा होगा, डॉटर से मदर बनेगा। तो डॉटर से जब मदर बनता है ना, तो बीच में जो डिविजन स्टेज रहता है उसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। G1 पहला आता है जिसमें पीरियड ऑफ सेल ग्रोथ बिफोर द डीएनए इज डुप्लीकेटेड। तो G1 फेज में क्या होता है, इसको गैप भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, सेल ग्रो करता है जब इसके होने के बाद डीएनए जो है डुप्लीकेट करता है। तो इसमें क्या क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स हैविंग देयर ओन डीएनए। जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो प्लास्टिड जिसके अंदर अपना डीएनए मौजूद है, वो डिवाइड करना शुरू करेगा। ठीक है। सेल withdraws from cycle, enters resting phase, prepares for the next phase। क्या होता है, ये डॉटर सेल जो फॉर्म कर दिया, वो सेल साइकिल से अपना को विथड्रॉ कर लेता है, रेस्ट में चला जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट जो फेज है इसके लिए, मतलब एस फेज के लिए उसको तैयार करता है आपको। ठीक है। इसके बाद आता है एस और सिंथेसिस फेज। ठीक है। इसमें क्या होता है, periods when the DNA, that is chromosomes, is duplicated। तो ये इस फेज में क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेट करता है। तो G1 फेज में डीएनए डुप्लीकेट नहीं कर रहा है, इसके पहले वाला जो होता है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है। और एस फेज में, सिंथेसाइज फेज में डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट कर रहा है। इसके बाद आता है G2, इसको भी क्या बोलते हैं। और इसमें ये जो सेल रहा वो पेरेंट सेल अब बन जाता है। जो डॉटर सेल था या पेरेंट सेल बन जाता है डुप्लीकेशन के बाद। जो क्रोमोसोम से डीएनए डुप्लीकेट कर गया, उसके बाद ये पेरेंट सेल बन जाता है। नाउ इसमें क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेशन ऑफ द एज फेज होता है, रैपिड सेल ग्रोथ होता है, अभी प्रोटीन सिंथेसाइज करने लगता है, सेल अब रेडी हो गया माइटोसिस के लिए। इसके बाद आता है जहां पे हम लोग एम फेज बोलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड देन ठीक है। तो इसमें ये हो गया ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ये मार्क आपको दिखाएगा कि ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का अलग से दिखा रहा है कि ये फेज से स्टार्ट होता है जी पर ग्रोथ, तो इसमें मार्क हो रहा है। ठीक है। नाउ एक नोट है, 75 to 90% of the total generation time ये है इंटरफेज। The non-dividing state of the mature cell and its nucleus होता है इंटरफेज। तो जनरेशन टाइम, टोटल जनरेशन टाइम 70 to 90% होता है इंटरफेज का। और इंटरफेज होता है नॉन डिवाइडिंग स्टेज ऑफ द मैच्योर सेल एंड इट्स न्यूक्लियस। ह्यूमन नर्व सेल में कोई डिविजन नहीं आता है बर्थ के बाद, इसीलिए अभी अगर कभी भी कोई नर्व सेल में डैमेज हो जाता है तो वो रिप्लेस नहीं होता है। इंटरफेस ऑफ दीज सेल्स लास्ट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ a person। इस ह्यूमन नर्व सेल में जैसे डिवाइड डिविजन नहीं होता है, तो इंटरफेस सारा लाइफ इसका इंटरफेस है, रेस्टिंग फेज होता है, वहां पे डिविजन होता ही नहीं। अदरवाइज अगर और सारा जो सेल्स है सबका थ्रू आउट द लाइफ इसका मतलब डिविजन होते ही रहता है। ठीक? इसके बाद आता है G1 और G2 फेज का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट सब स्टेज ऑफ इंटरफेस G1 का, और ये लास्ट सब स्टेज ऑफ इंटरफेस G2 का। इसमें आरएनए सिंथेसिस, G1 में सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स व्हिच आर नीडेड फॉर सेल ग्रोथ। तो इसमें आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। G2 फेज में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स होता है व्हिच इज नीडेड फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन। तो इसमें G1 फेज में सेल ग्रोथ के लिए प्रोटीन सिंथेसिस और आरएनए सिंथेसिस की जरूरत है, जो कि यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है। और G2 में स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो सिंथेसाइज होता है। ठीक है। G1 फेज में इसके बाद आता है एस फेज, और G2 फेज में इसके बाद आता है माइटोसिस। ठीक है।
G1 फेज में ये लॉन्गर होता है देन M फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज ज्यादा बड़ा होता है देन M फेज, S फेज एंड G2 फेज। लेकिन ये G2 फेज ये लॉन्गर देन M फेज होता है लेकिन शॉर्टर देन G1 एंड S। देन नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज रिमेन्स द सेम इन केस ऑफ G1 फेज, बट यहाँ पे G2 फेज में ये रेप्लिकेट करता है और नंबर इंक्रीज कर जाता है। G1 फेज में कुछ सेल्स like the nerve cell they stop dividing and go into the resting phase throughout their life without proceeding to the S phase। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, G2 फेज में ऐसा नहीं। The position of the cell in the cell cycle is indicated by the amount of DNA present in the cell। इसमें एक चीज मैं बोलना भूल गई, एक ये जो G1 फेज में जो होता है ना, ये नर्व सेल का जो होता है ये तो प्रोसीड करता ही नहीं है, इस फेज में जाता ही नहीं है, तो G2 फेज में तो जाने का कोई सवाल ही नहीं होता, तो इसमें कोई डिविजन स्टॉपेज करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट नोट इसमें आ रखा है कि पोजीशन ऑफ द सेल इन द सेल साइकिल इज इंडिकेटेड बाय द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द सेल। जितना डीएनए इसमें रहेगा उसमें सेल साइकिल का पोजीशन देख उसको पता चल जाएगा कि कौन सा पोजीशन में है, ये पता चल जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? एस फेज में होता है। तो सेल्स इन द G2 हैव हायर लेवल्स ऑफ सेलुलर डीएनए देन द सेल ऑफ सेल्स इन द G1। मतलब ये G2 फेज में है या S फेज में है या G1 फेज में है, ये पता चलेगा कितना डीएनए मटेरियल है। अगर डीएनए रेप्लिकेट कर गया, बहुत ज्यादा नंबर में है, तो ये रेप्लिकेट कर रहा है तो S फेज में है, कर गया तो G2 फेज में है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा माइटोसिस, जो M फेज होता है, जिसमें प्रोफेज, जिसको लॉन्गेस्ट फेज कहता है, और इसमें 14% ऑफ द सेल साइकिल कंप्लीट करता है अप्रोक्सीमेटली। मेटाफेज टेक्स अप्रोक्सीमेटली 4% ऑफ द सेल साइकिल टू कंप्लीट। एनाफेज में शॉर्टेस्ट फेज होता है जिसमें 0.8% ऑफ द साइकिल सेल साइकिल टू कंप्लीट होता है। और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। ऑपोजिट पोल्स में सिस्टर क्रोमैटिड्स चला जाता है, वो डिवीजन हो जाता है और क्रोमैटिड्स दोनों तरफ चला जाता है, पुल्ड अपार्ट बाय द स्पिंडल फाइबर्स। ये हम लोग सेल डिवीजन की जब पढ़ेंगे ना तब ये एक्सप्लेन कर देंगे। और टेलोफेज टेक्स अबाउट 3% ऑफ द सेल साइकिल टू कंप्लीट। तो इसके बाद हम लोग का आता है सेल डिवीजन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिविजन देते चलिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या नहीं तो हम लोग आप हमारे ईमेल आईडी में भी लिख सकते हैं, दैट इज kasturi74@gmail.com। ठीक है, उसमें भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, क्योंकि वो आपको नोटिफाई करेगा, तुरंत ही नोटिफाई करेगा जब भी एक नया वीडियो अपलोड होगा। तो और मेडिटेशन करना मत भूलिए, क्योंकि ये आपको एनर्जी देगा, माइंड को पढ़ने में, आपको याद रखने में एक फूड है इसका, माइंड का मेडिटेशन। ठीक है, तो इसको इसका जानकारी लीजिए अच्छी तरह से और मेडिटेट कीजिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, नॉलेज गेन करने में आसानी हो, रिटेन करने में आसानी हो और इसको रिप्रोड्यूस करने में आसानी, जीवन चलने में आसानी। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।